गुड डे बच्चों। आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, फंक्शन, फलन, जो रिलेशन ही चैप्टर में है उसका नेक्स्ट पार्ट है। और फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। फंक्शन कैलकुलस में भी आप पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो वहां पर भी आपको फंक्शन का यूज है। आगे बीएससी, एमएससी, जिस भी फील्ड में मैथमेटिक्स होगी, जहां पे आप आगे इसके क्षेत्र में जाएंगे तो मैथ्स में फंक्शन आपको विशेष यूजफुल होगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हालांकि 11th क्लास में पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी बेसिक ब्रीफ इसका जो है, बेसिक आइडिया जो फंक्शन का है, उसको हम बहुत ही इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको जरा सा भी कहीं दिक्कत ना आए और अच्छे से आप समझ सकें फंक्शन क्या है। ये सबसे पहले हमें जो समझने की आवश्यकता है, फंक्शन को हिंदी में फलन भी कहते हैं। फंक्शन एक प्रकार का, ये एक विशेष रिलेशन है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन लैटिन शब्द से लिया गया है, फंक्शन ये लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। फंक्शन का अर्थ होता है ऑपरेशन, जिसको हिंदी में संक्रिया कहते हैं। ऑपरेशन आर मैकेनिज्म। किसी भी फंक्शन माने सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो फंक्शन का मतलब होता है कार्य। और कार्य एक ऐसी चीज है कि जब तक हमारा शरीर कार्य करने लायक होता है तब तक हमारे शरीर को कार्य करने की आवश्यकता होती है। हम कार्य से विरत नहीं हो सकते, कार्य हमको करना ही पड़ेगा। तो ये फंक्शन एक प्रकार की मशीनरी है। और मशीन वर्क कैसे करता है? मशीन को वर्क कराने के लिए हमें कुछ न कुछ इनपुट्स देने होते हैं। कुछ न कुछ इनपुट्स जब हम मशीन को देते हैं तो मशीन उसके एवज में हमें कुछ प्रतिफल देता है, जिसे हम इंग्लिश में आउटपुट कहते हैं। आउटपुट ही हमारा टारगेट होता है प्राप्त करने का। तो फंक्शन मशीनरी कैसे काम करती है? सपोज कर लीजिए कि जैसे आटा पीसने की चक्की है, गेहूं पीसने की चक्की है। अब गेहूं पीसने की चक्की क्या है? वो फंक्शन है, वो मैकेनिज्म आप करती है, देती है। और जो हम उनमें डालते हैं वो इनपुट है। इनपुट जो हम डालेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने मशीन में गेहूं डाला तो हमें गेहूं का आटा प्राप्त होगा। हमने मक्का डाला मेज तो मक्के का आटा प्राप्त होगा। हमने चना डाला तो मशीन उसको ऑपरेट करके चने का आटा देगी, जिसको हम बेसन कहते हैं। अगर हम उसमें चावल डालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको पिसा हुआ चूर्ण यानी आटा प्राप्त होगा। तो जो भी चीज हम उसमें डाल रहे हैं, जो भी चीज हम उसमें जो है इनपुट करा रहे हैं, वो सारे के सारे चीज जो हैं वो इनपुट कहलाते हैं। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम इसको कहें तो ये फंक्शन के डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन और जो हमारे पास प्राप्त होता है, जो आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम इकट्ठा करें तो वो सारा मिल करके वो फंक्शन की रेंज कहलाता है। रिलेशन में हम डोमेन और फंक्शन की बात कर चुके हैं। तो रिलेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म, एक स्पेशल रूप है ये, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। स्पेशल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एक विशेष कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि जब हमारे देश में चुनाव होता है तो जितने भी लोग, जैसे मान लीजिए कि एमएलए का चुनाव है, एमएलए के चुनाव में जितने भी लोग टिकट लेकर मैदान में उतरते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे नेता हैं, सारे के सारे कंटेस्टेंट हैं, एक टाइप के सारे लोग हैं। तो उसमें एमएलए कौन बनेगा?
जिसको जनता मैक्सिमम वोट, जो सबसे ज्यादा वोट गेन करेगा, जो नंबर 1 पे रहेगा, उसको एमएलए सेलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे यहां पर भी हम बता रहे हैं कि रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन रिलेशंस में कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं। उन नियमों को, उन रूल्स को, उन मेथड्स को जो फॉलो करता है उसी को हम फंक्शन कहते हैं। जैसे वहां पे रूल क्या है? रूल है जो सबसे अधिक वोट पाएगा वो एमएलए होगा। तो सारे कंटेस्टेंट रिलेशन है और उसमें स्पेशल जो सिलेक्ट होगा वो स्पेशल हो गया, वो विशेष हो गया। क्यों विशेष हो गया? क्योंकि उसके साथ कंडीशन लगी है और वो कंडीशन जो फुलफिल करेगा, जो उसको संतुष्ट करेगा, वो आउटपुट गेन करेगा। तो विशेष कंडीशंस के साथ जो रिलेशन होते हैं उन रिलेशंस को हम फंक्शन कहते हैं। तो इन फंक्शंस को हम समझने के लिए सिंपल एक आइडिया लेते हैं कि ये देखिए, फंक्शन एंड ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स हम पढ़ चुके हैं रिलेशन में। ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ा, उसके करस्पॉन्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट यानी दो समुच्चय का कार्तीय गुणन पढ़ा, जिससे हमने बहुत सारे रिलेशन बनाने सीखे थे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के समुच्चय के रूप में फंक्शन को कैसे दर्शाते हैं? सपोज कर लीजिए ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन आर मैपिंग। फंक्शन आर मैपिंग, फंक्शन इज आल्सो नोन एज मैपिंग। मैपिंग फ्रॉम ए टू बी if for each element of A there exists B belongs to B such that A comma B belongs to F। फंक्शन के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखे जाते हैं, यानी A comma B, दो एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट जो A का एलिमेंट है और सेकंड B जो है वो सेट B का एलिमेंट है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A कंडीशन क्या है? A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए B में एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम लिखते हैं A comma B belongs to F, where F is function or mapping। सेकेंड कंडीशन क्या है? A comma B belongs to F and A comma C belongs to F, this implies that B equal to C। कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा उसके लिए बताया गया है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स में कभी भी फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो दूसरा एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे रिलेशन और इसमें अगर हम एरो डायग्राम का प्रयोग करें तो एरो डायग्राम से हम देखते हैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। हमने ले लिया 1 2 3 और दूसरे में ले लिया P Q R। ए कनेक्ट है इससे और एक सेकंड एलिमेंट कनेक्ट है इससे और थर्ड एलिमेंट कनेक्ट है इससे। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट का एलिमेंट ये हो गया, फर्स्ट का एलिमेंट 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू B में जो है वो P है और सेकंड एलिमेंट ऑफ A व्हिच इज 2, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू B P है। थर्ड एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां R है। क्यों अनएसोसिएटेड है? कहने का मतलब यह है कि A का दो एलिमेंट दोनों डिफरेंट हैं लेकिन इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो यहां पे सेम है। तो ऐसा संभव हो सकता है, तो इसको हम, लेकिन यहां पे अगर पहला एलिमेंट हमारा दो ऑर्डर्ड पेयर का सेम है, यानी अगर हम इसको ऐसा बना दें, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है बी। फर्स्ट में हमने ले लिया 1 2 3 4, यहां पे ले लिया P Q R, 1 associated with Q, 1 associated with R, 3 associated with P। अब इस केस में हमारे देखें तो 1 का इमेज 1 का जो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग इन B है वो है Q और 1 का दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पर R दे रहा है। अब इसमें देखने से ये पता चल रहा है कि अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो ये हमारा बनेगा 1 कामा Q और 1 कामा R, दो एलिमेंट हो गए और तीसरा एलिमेंट हमारे पास 3 है
3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास p बन गई है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये होना चाहिए कि यहां पे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो जो सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास वो भी सेम होना चाहिए। यानी a कामा b बिलोंग्स टू f, a कामा b c बिलोंग्स टू f अगर बता रहा है तो b इक्वल टू c, यानी यहां पे q इक्वल टू r जब बनेगा तब ये फंक्शन कहलाएगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो ये फंक्शन शो नहीं करेगा। तीसरी चीज यहां पे क्या है, यहां हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है, हर एक की एलिमेंट डिफरेंट है। एक की एलिमेंट p है, दो की एलिमेंट p है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट इसका अगर हम ऑर्डर्ड पेयर निकालें तो यहां पे बनेगा 1 कामा p, 2 कामा p और 3 कामा r बन रहा है। ये फंक्शन में देखते हैं हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम नहीं है। और यहां पे क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ऐसे कंडीशन में इनका सेकंड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तब ये फंक्शन बनाएगा। तो नेक्स्ट चीज जो ये है कि जो हमारा फर्स्ट सेट है उस फर्स्ट सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट ना करता हो, उससे कोई रिलेशन ना बनाता हो। यहां पे क्या है, यहां पे 4 है जो किसी से एसोसिएटेड यहां नहीं दिख रहा है, यहां पर 2 है जो किसी से एसोसिएटेड नहीं दिख रहा है, किसी से रिलेटेड नहीं दिख रहा है। तो ये अगर हम इसको डिफरेंट कर दें कि ये जो है एक दूसरे से अलग एसोसिएट भी कर रहा है, 2 एसोसिएट कर रहा है R से, 4 एसोसिएट कर रहा है Q से, और तो यहां पर 1 का Q से रिलेशन है, 4 का Q से रिलेशन है, 2 का R से रिलेशन है और 3 का P से रिलेशन है। ये सारे के सारे अलग अलग। अब अगर हम यहां पे ये हटा दें कि 4 जो है 4 लास्ट एलिमेंट इसका किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट इससे रिलेटेड है, Q से, सेकंड R से और थर्ड P से रिलेटेड है, तो 3 के 3 एलिमेंट यहां के सारे एलिमेंट से कवर हो गए। लेकिन ऐसे कंडीशन में 4 यहां पर किसी से जुड़ा नहीं है, ऐसी स्थिति में इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में ये फंक्शन नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी किसी न किसी से एसोसिएट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये R से एसोसिएट हो गया, तो अब हमारे पास जो यहाँ पे F का ऑर्डर्ड पेयर बन गया, उस F के ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखेंगे 1 कामा Q, 2 कामा R, 3 कामा P एंड 4 कामा R, ये बन गया। अब इसमें देखिए यहां पे फर्स्ट एलिमेंट जितने हैं हर ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंट है, एक सेम नहीं है। तो अब इस स्थिति में ये फंक्शन डिनोट करेगा, यहां पर ये भी फंक्शन डिनोट करेगा। लेकिन पहले केस में क्या हमने बताया था कि यहां पर फर्स्ट दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम आ रहे हैं तो वो कभी भी फंक्शन शो नहीं करेंगे, उनको केवल रिलेशन कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे नॉट बी ए फंक्शन। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन इसका उल्टा भी सही हो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स उल्टा अगर देखें तो ये कदापि सेम नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी डेफिनेशन को समझ लिए कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत एक वैल्यू बी में हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कदापि सेम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में फंक्शन को हमने एसोसिएट देखा। नेक्स्ट फंक्शन एज ए करेस्पॉन्डेंस हम देखते हैं क्या है। फंक्शन करेस्पॉन्डेंस के रूप में, करेस्पॉन्डेंस मींस मैसेज, करेस्पॉन्डेंस मींस सूचनाओं का आदान प्रदान। तो फंक्शन जो है एक प्रकार से ये चेंज करने का, एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करने का काम करता है। तो करेस्पॉन्डेंस या इसको मैपिंग एक रूल के अकॉर्डिंग या किसी एक मेथड के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डेंस करता है। नियमित
कोई रूल इसमें लागू होता है, जब हम इनपुट करते हैं उस इनपुट को उसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज करके आउटपुट के रूप में हमको प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन का काम है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं a एंड b नॉन एम्प्टी सेट्स, देन फंक्शन f इज ए रूल, is a method, is a mechanism which associates the element of it to the element of B. A के एलिमेंट्स को B से रिलेट करने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन के रूप में ये फंक्शन के लिए यहां पर दो कंडीशंस जरूरी हैं। पहली तो all element of A associated to the elements in B, एलिमेंट इन B, B में जो एलिमेंट्स हैं उनसे ए के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। वो हमने अभी आपको पहले भी बताया है एज ए ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। उसमें भी हमने आपको वही बताया कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि ए के एलिमेंट जब हम रिलेट करते हैं तो बी में जो हमें उसका रिलेशन मिलता है वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए। तो एलिमेंट ए का सारा एलिमेंट बी से यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे रूल्स को हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस, इस तरीके से फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है फंक्शन एफ, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको भी इसी समय में देख लेते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली हम एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी लिखते हैं। इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है अंडर द फंक्शन। इस फंक्शन के कंसीडरेशन में इनके अवयव इससे रिलेट कर रहे हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ए टेंड्स टू बी, इसके ऊपर रूल्स को अप्लाई कर दिया जाता है तो एफ यहां लिख दिया गया। तो एफ के अंडर में इसका रिलेशन यहां पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स क्या है, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ फंक्शन एंड दिस इज गिव्स द करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मीन्स इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन देता है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो y इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए 2x। तो यहां पर f क्या डिनोट कर रहा है हमारा 2, यानी 2 टाइम्स ऑफ x। ऑलवेज y इज डबल ऑफ x। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम f को ले लेते हैं इस तरीके से एंड टेंड्स टू r, n टेंड्स टू r ले लिया। n क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यू ये हमारा क्या हो गया, सेट A। तो सेट A के सारे एलिमेंट कह रहा है कि B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो x के सारे एलिमेंट यानी n के एलिमेंट्स हमारे पास अगर 1 रखें तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 2 मिलेगा। y की वैल्यू निकलेगी, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे 4 मिलेगा। y की वैल्यू 2 into 3 से 6 मिलेगा। y इज इक्वल टू 2 into 4 यानी x की वैल्यू 4 रखें 8 मिलेगा। इस तरीके से ये हमारा रिलेशन ये क्या बता रहा है, ये जो हम इनपुट कर रहे हैं उसका डबल करके आउटपुट हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से x जो हमारा है वो यहां पे हम रखते चले जा रहे हैं, y की वैल्यू निकलती चली जा रही है, आउटपुट निकलता चला जा रहा है। तो ये हमारा इस फंक्शन के रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हमें रूल का पता चल रहा है कि यस y से किस तरीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास A एक सेट है, B एक सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 6 7 8 9 10। अब इसमें 1 रिलेटेड है किससे, 7 से, 2 रिलेटेड है किससे, 8 से, 3 रिलेटेड है किससे, 7 से, 4 रिलेटेड है 9 से।
अब आप बताइए क्या ये फंक्शन डिनोट कर रहा है? फंक्शन डिनोट कर रहा है। देखते हैं, पहली कंडीशन जो हमारी है कि ए के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, वो यहां पे प्रदर्शित हो रहा है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिलेटेड नहीं है, तो पहली कंडीशन होल्ड हो गई। दूसरी चीज कह रहा है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर शुड बी ए यूनिक वैल्यू इन बी, तो वो भी है। ए की यूनिक वैल्यू 7 है, 2 की यूनिक वैल्यू 8 है, 3 की यूनिक वैल्यू 7 है, 4 की यूनिक वैल्यू 9 है। तो सारे कंडीशन हमारे होल्ड हो रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन है। लेकिन एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमने एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया, 1 2 3 4 5, यहां पे हमने ले लिया x y z p q ले लिया। 1 से रिलेटेड है x, 2 से रिलेटेड है y, 3 से रिलेटेड है y, 4 से रिलेटेड है p और 4 से रिलेटेड है q। अब यहां पे देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अब यहां पे गौर करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि ए सेट का एक एलिमेंट ऐसा है जो बी के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर रहा है, यानी एक कंडीशन तो यही हमारी फेल हो गई। दूसरी कंडीशन अगर हम देख लें, अगर हम इसको सिंपल यही कह दें कि केवल 5 कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर दो एलिमेंट, अब ऐसे केस में ये फंक्शन डिनोट करने लग गया। लेकिन अब हमने फिर ऐसा कर दिया, अगर हम 5 हटा देते हैं, आप देखें कि ये जो है फंक्शन है कि नहीं है। तो अब ऐसे कंडीशन में ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो चुके हैं, लेकिन ऐसे केस में अब क्यू जो है यहां 4 एलिमेंट ऐसा है जिसकी यहां पे 2 वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं। तो ये दोनों वैल्यूज, इसका जो ऑर्डर पेयर 4, p और 4, q बन रहा है, इसमें सेम एलिमेंट 2 वैल्यू दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन की पूरी वैल्यू देखें तो यहां पर जो ये हमारा फंक्शन डिनोट कर रहा है, तो इस फंक्शन के केस में जो ए के वैल्यूज होते हैं उनके वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। ये प्री इमेज कहलाएगा। द वैल्यूज ऑफ x, द एलिमेंट ऑफ x, एलिमेंट ऑफ a is called pre image, whereas element of b, element in b which are corresponding values with x, यानी x की जो वैल्यूज यहां पर हमको मिल रही हैं उनको हम इमेज कहते हैं। इसको हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब माने क्या होता है? प्रतिबिंब माने छाया, और ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये वैल्यूज जो हमारी हैं, ए की जो वैल्यूज हैं, ये लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ए सेट जो लिया है ये सारी वैल्यूज स्वतंत्र हैं। इनकी वैल्यूज पर ये डिपेंड है अंडर द प्रोसेस एफ। जैसे जैसे हम 1 को रखते जाएंगे, 2 को रखते जाएंगे, 3 को रखते जाएंगे, x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx चेंज होता जाएगा। तो x को यहां पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाया। और y को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये प्री इमेज है, ये इमेज है। और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र मान है, स्वतंत्र चर कहते हैं। और y का जो मान आता है उसको डिपेंडेंट, y को डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर कहते हैं या परतंत्र चर कहते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू fx के रूप में फंक्शन का नोटेशन, या फिर f सच दैट a टेंड्स टू b के रूप में फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन एंड रेंज, यानी फलन का प्रांत क्या है, फलन का सह प्रांत क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज किसे कहते हैं। तो जैसे हमने बताया था आपको, जैसे आटे पीसने के लिए जो चक्की है उसमें जो जो चीजें हम डालते जाते हैं जिसके लिए वो फंक्शन कर रही है, वो सारे हमारे डोमेन के अवयव बनते जाते हैं।
और जो हमारा आउटपुट निकलता जाता है वो सब के सब रेंज के अवयव बनते जाते हैं। लेकिन क्या हम सारी चीजें मशीन से पीस सकते हैं? क्या हम कंकड़ की बोरी ले आकर के और कंकड़ को उसमें डाल दें तो क्या उसकी पिसाई वो कर देगा? हो सकता है कर दे, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे यूज का नहीं है। तो ऐसी चीजें जो मशीन के लिए कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है, उनको हम डोमेन के अवयव में नहीं रख सकते। तो ऐसे केस में हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास f क्या है, a से b पर एक फंक्शन है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f एक फंक्शन है और हमने कहा कि a एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट b से एसोसिएट होने चाहिए, a में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो यहां पर a जो सेट है, सेट a इज कॉल्ड डोमेन, इसको हम डोमेन कहते हैं। और जो b सेट हमारे पास है ये कोडोमेन कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो इसलिए सेट a के अकॉर्डिंग हम डोमेन ऑफ f क्या लिखेंगे, x सच दैट x comma y belongs to f. x is the means domain is the set of all first element of the ordered pair in the function. तो डोमेन x सच दैट x comma y belongs to f लिखा जाएगा। और रेंज की बात करें, रेंज ऑफ f, तो हर x के लिए एक यूनिक वैल्यू y में के रूप में यानी b में हमको प्राप्त हो रही है। तो इसलिए y के रूप में जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो यहां लिखेंगे y सच दैट x comma y belongs to f। तो y क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है। तो क्या कह सकते हैं इसको, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू f, यानी फलन के समस्त क्रमित युग्मों का जो द्वितीय अवयव है उसके समुच्चय को हम रेंज यानी परिसर कहते हैं, और प्रथम अवयवों के समुच्चय को डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा अवयव समुच्चय बी हमारे पास है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो सिंपली इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ए समुच्चय है और दूसरा बी समुच्चय है। ये फंक्शन एफ रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यहां पे हम इसको लिख दें 2 3 4 5 5 या 6 लिख दो। 1 से ये रिलेटेड है और 2 से 3 रिलेटेड है, 3 से 4 रिलेटेड है, 4 से 5 रिलेटेड है। तो यहां पे सारे एलिमेंट इसके कवर्ड हो गए। हर एलिमेंट का इसमें यूनिक एलिमेंट एसोसिएशन में मिल गया, यानी हर एक की एक इमेज यहां पर कंफर्मली हमको प्राप्त हो रही है क्लियरली। तो दोनों कंडीशन होल्ड है, इसलिए फंक्शन है। तो अब फंक्शन है तो इसमें फिर डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हमारा हो गया 1 2 3 4, यानी इसको ए समुच्चय जो हमारा सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन। अब रेंज क्या होगा, रेंज इसका हो गया इससे जो एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है यहां पे 2 3 4 5, ये रेंज हो गई। कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया इसका 2 3 4 5 6, ये कोडोमेन हो गया। इस तरीके से किसी भी फंक्शन के लिए हम कोडोमेन बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर बात करते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू -2 -1 0 1 2, b सेट है हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। 0 से लेकर के इंफिनिटी तक के नंबर b में है, और x जिस वैल्यूज के लिए है वो ये है हमारे पास। तो इसमें हमें फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों चीजें हमको प्राप्त करनी है। और रिलेशन हमारे पास, फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन हमारे पास दिया है गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है। x की वैल्यू हमारे पास बिलोंग कर रही है
-2 -1 0 1 2 और b आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इन वैल्यूज के साथ अगर हम यहां पर देखें तो y की वैल्यू हमारे पास x जब -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। y इज इक्वल टू अब x की वैल्यू -1 रखें तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। हमने x की वैल्यूज क्या क्या पुट की -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये क्या हो गई ये डोमेन हो गई। तो इस तरीके से सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -2 -1 0 1 2 और रेंज क्या होगी इसकी यानी परिसर क्या हो गया, परिसर इसका हो गया हमारे पास जो y की वैल्यूज हैं यानी इमेज ऑफ डोमेन हमारे पास आ गया है 0 1 और 4 तीन ही एलिमेंट हैं सेट में आपको बताया गया है। सारी वैल्यूज रखें तो क्या आएगा 4 1 0 1 4 मिलेगा। लेकिन हम दो एलिमेंट अगर सेम रिपीट हो रहे हैं किसी सेट में तो उसको एक बार कंसीडर करते हैं तो ये रेंज हमारा हो गया 0 1 4। अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन ये आ जाएगा जो बी हमारा दिया हुआ है यही कोडोमेन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम डोमेन रेंज और कोडोमेन रेंज डोमेन सारे फाइंड कर सकते हैं। आइए अब डोमेन कुछ स्पेशल टाइप के जो फंक्शंस हैं उनका डोमेन हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। बहुत आसान है। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन y = fx दिया हुआ है और fx कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। तो बहुपद फलन का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास है fx = x² + 2x + 2 इस तरीके का बहुपद फलन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इन पॉलिनोमियल फंक्शंस में x क्या है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल r के लिए डिफाइंड हो रहा है। तो ये r है तो भी ये r का डोमेन इसके अकॉर्डिंग निकालें f का, तो ये डोमेन इसका आएगा 0 to सॉरी इसको हम लिखेंगे डोमेन r, डोमेन r हो जाएगा। और डोमेन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम वैल्यूज रखते जाएंगे वैसे वैसे इसके रेंज भी प्राप्त हो जाएंगी। तो रेंज भी इसका क्या हो जाएगा r आ जाएगा, डोमेन भी r और रेंज भी r। इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है y = अगर हमारे पास कोई fx फंक्शन रेसिप्रोकल में दिया है 1/fx है तो इस टाइप के फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, डोमेन निकालने के लिए यहां पे हम लिखेंगे fx ≠ 0 यानी जो डिनोमिनेटर है x की जिस वैल्यूज पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है हर का मान 0 आ जाता है उस वैल्यू को हम डोमेन से हटा देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/x - 2 ये कोई फंक्शन दिया है। अब इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x की वैल्यू अगर यहां पे 2 रखेंगे तो 1/2 - 2 क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे f2 1/2 - 2 ये 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो यानी x = 2 पर जब अनंत आ रहा है तो यानी 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ये हो जाएगा जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है वो वैल्यू रियल नंबर के सेट से हटा देंगे तो ये r - 2 लिखा जाएगा। इस तरीके से डोमेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन, पहला पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, दूसरा रेसिप्रोकल हो गया और तीसरा मान लीजिए हमारे पास रेशनल फंक्शन कोई है px/qx where qx ≠ 0 ये रेशनल फंक्शन के लिए। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो इसके लिए कंडीशन भी यही है फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए qx जो है वो ≠ 0 होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि y = fx हमारे कोई ये फंक्शन है x² 3x + 2 / x - 1 ये फंक्शन है।
तो अब चूंकि ऊपर px जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेन चीज क्या है हमारे पास, qx डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x माइनस 1 यहां पर है q की वैल्यू, तो qx नॉट इक्वल टू 0 यानी x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होना चाहिए, 1 को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारे के सारे इसके डोमेन में आ जाएंगे। केवल एक x की वैल्यू ऐसी है जो इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रही है, तो इसलिए इसका फंक्शन का डोमेन जो हम लिख रहे हैं यहां पर, ये हम लिख सकते हैं r-1, ये डोमेन हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये अंडर रूट फंक्शन है, अंडर रूट में ये फंक्शन है, तो अंडर रूट फंक्शन के लिए जब भी हमें डोमेन निकालना होगा तो यहां पर भी हमें फॉर डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन के लिए fx ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये वैल्यू हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो fx क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम नेगेटिव रख देंगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, रियल वैल्यू हमें उससे नहीं मिलेगी, फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इमेजिनरी वैल्यू में, और जो कि वो रियल में नहीं आता है। तो इसलिए जब भी हमें डोमेन निकालना है हमें ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो पॉजिटिव डिनोट करना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोट करना चाहिए, आर इक्वल टू 0। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड, फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए आप इसको जानते हैं, 2x प्लस x प्लस 2 लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी कक्षा 11 में पढ़ाया जा चुका है। एक्स स्क्वायर, इसमें हम फैक्टर करें तो डायरेक्टली ये x प्लस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम वेवी कर्व नेचर से इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसके क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x का मान अगर -2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये x का मान -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, दोनों पर अलग अलग वैल्यू, यानी फॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा, -2, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या आएगा, -1। इन वैल्यूज को यहां पर अगर हम रख दें तो हमारे पास ये आएगा, और इसको हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब इस रियल लाइन में हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, यानी इस इक्वलिटी के लिए ये -2 क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ये बंद अंतराल में आ जाएगा बंद के लिए। और -1 पर अगर रखें तो -1 पर ये 0 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी में बराबर लगा हुआ है तो इसको भी हम क्लोज्ड बना सकते हैं, यानी बंद अंतराल के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी, तो पॉजिटिव कहां जा रहा है, -1 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और -2 से किधर जा रहा है, -इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो डोमेन में दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन लेने पर ये आएगा -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, और चूंकि ये फंक्शन r इक्वल टू 3 शो कर रहा है इसलिए इधर ये क्या हो गया, क्लोज, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज, यानी बंद अंतराल को डिनोट करेगा। -इंफिनिटी से -2 बंद अंतराल इधर हो गया, और -1 बंद अंतराल से और इंफिनिटी तक इधर, और दोनों वैल्यू का यूनियन कर दिया। तो ये डोमेन, तो अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होंगे उनका डोमेन हम इसी तरीके से सिंपली निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको y इक्वल टू √x दिया गया है, तो इसका डोमेन अब आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इजिली, ये तो ओवरऑल आप लिख देंगे क्या, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर आपको दिया गया y इक्वल टू √x -1, तो इसका डोमेन क्या होगा, वेरी इजी, x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी इसको अंतराल में इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, तो डोमेन इसका हो गया 1 से इंफिनिटी के बीच में, ये डोमेन निकल आया। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनकी अलग अलग डोमेन निकालने के मेथड्स हैं। आइए एक दो और देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। fx
y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो इसका डोमेन निकालना है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स नॉट इक्वल टू 1। कैसे, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। y इक्वल टू हमारे पास है x माइनस 1, पावर में इसको हम लिख दे रहे हैं x माइनस 2। ये फंक्शन डोमेन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो यहां पे fx क्या है, x माइनस 1 है और gx क्या है, x माइनस 2 है। तो डोमेन के लिए इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1। इस कंडीशन को फॉलो करें तो ये क्या बता रहा है, ग्रेटर देन 1 बता रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमको। और इसको अगर हम इधर ले आए तो ये x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। यानी x इक्वल टू 2 रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, और x की वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे या 1 के इक्वल रखेंगे तो भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो अब डोमेन इसका जो है वो है हमारे पास 1 टू इंफिनिटी ग्रेटर देन 1 टू इंफिनिटी आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 को क्या करेंगे, अलग से इसको हम हटा देंगे, अलग से 2 को हटा दिया। तो अब हमारे पास डोमेन इस फंक्शन का जो निकल कर आया वो 1 इंफिनिटी माइनस 2 ये है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके डोमेन निकाल सकते हैं, जो बेसिक थे वो हमने आपको बताया है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, सपोज कर लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है, लॉग एक्स दिया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या होगी। अगर हम x की वैल्यू a पुट कर दें यहां तो f a क्या होगा, ये log a आ जाएगा। ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू a पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो a आ गई। इस तरीके से कोई भी फंक्शन हमारे पास x इज इक्वल टू b पर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये एफ बी इज इक्वल टू लॉग बी आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे पास दिया है एफ ए बी निकालें तो क्या आ जाएगा, एफ ए बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी। लॉग ऑफ ए बी को हम बाई रूल लॉग एम एन का जो फॉर्मूला 9th में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी, m प्लस लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m n। अब लॉग a किसके बराबर है, fa के बराबर है, तो इसको fa लिख सकते हैं और इसको f भी लिख सकते हैं। तो ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू b, और ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू ab। तो जब x इज इक्वल टू ab रखा तो फलन का मान ये आया, x इज इक्वल टू a रखा फलन का मान ये आया, x इज इक्वल टू b रखा तो फलन का मान ये आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो इससे पहले हम निकाल लेते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ वाई क्या होगा,
ई पावर वाई आएगा, एफ जेड क्या होगा, ई पावर जेड आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर एक्स वाई जेड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से या फिर अलग अलग वैल्यू जैसे भी हम रखते चले जाएंगे ऐसे वैल्यूज हमको मिलती चली जाएंगी। इन केस बाई चांस मान लीजिए कि आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, तब आप क्या करेंगे, तो ये हो गया e पावर x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। इसको बाई रूल क्या लिख सकते हैं, e पावर x, e पावर y, e पावर z। इनको हम इसके अकॉर्डिंग लिख दें तो ये क्या हो गया, fx हो गया, fy हो गया इंटू fz हो गया। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गई, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। कोई भी मान हमारे पास है x का अगर, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम fa फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ fa क्या है, उसी को हम रेंज कहते हैं। जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है y के रूप में, वही हमारा उसी का समुच्चय जो बनता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज की बात फिर बाद में करेंगे। नेक्स्ट, फलन को या कोई रिलेशन अगर हमारे पास दिया है तो हाउ टू चेक द रिलेशन इज फंक्शन। तो इसके लिए हमने आपको फंक्शन जांचने के तरीके, चेकिंग द फंक्शन, मेथड्स ऑफ चेकिंग द फंक्शन। तो इसमें तीन तरीके, दो तरीके मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक तरीका है ऑर्डर्ड पेयर देख करके, ऑर्डर्ड पेयर्स को देख करके निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो बाई एरो डायग्राम निकाल सकते हैं, और तीसरा मेथड है वर्टिकल लाइन मेथड। ऑर्डर्ड पेयर्स में हमने आपको बता ही दिया है कि अगर फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम आ जाता है तो वो फंक्शन डिनोट नहीं करता है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज कर लीजिए 1, 2, 3 एंड 3, 4 एंड 1, 5 ऐसा दिया हुआ है। तो 1, 2 और 1, 5 में दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी पहला अवयव बराबर है, इसलिए ये रिलेशन नहीं है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट फंक्शन, रिलेशन इज नॉट फंक्शन। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा एरो मेथड से अगर हम देखें, एरो डायग्राम में हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ए सेट और बी सेट है। ए सेट में 2, 3, 4, 5 ले लिया है, इसमें हमने ए बी सी और डी ले लिया है। ए रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है ए से, 3 रिलेटेड है बी से, 3 रिलेटेड है, 4 रिलेटेड है डी से, और 3 रिलेटेड है सी से। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहां पे 3 जो आ रहा है और 5 रिलेटेड है डी से, तो 3 के 2 रिलेशन बन रहे हैं, 3 की 2 इमेज बन रही है। यहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो f3 की वैल्यू b है और f3 की वैल्यू c भी है यहां पे। तो ये दोनों चीजें सेम है, x की 2 वैल्यूज, लेकिन जो इसकी इमेज है b में ये डिफरेंट है। अगर ये भी सेम हो जाए तब तो ठीक है, तब तो ये फंक्शन डिनोट करेगा, लेकिन ये डिफरेंट है इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है।
दूसरा मेथड ये हो गया, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तीसरा मेथड हम आपको बता दे रहे हैं जो वर्टिकल लाइन मेथड कहलाता है। वर्टिकल लाइन मेथड का मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास y इक्वल टू x एक फंक्शन दिया हुआ है, या सपोज कर लो 2x दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? अगर हम इसको देखें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें बाई ग्राफ, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। ये 0,0 हो गया, जो ओरिजिन का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस कहलाता है। अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, तो ये 1,2 बन जाएगा। x की वैल्यू 2 रखते हैं अगर हम, तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलेगी हमको? करीब 4 मिलेगी, तो ये 2,4 हो गया। और इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक लाइन बन जाएगी। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, यानी y इक्वल टू 2x इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इस मेथड में क्या है? वर्टिकल लाइन मेथड से ये फंक्शन डिनोट करेगा कि नहीं करेगा, इसकी जांच हम कैसे करते हैं? तो y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और गिवन इक्वेशन यानी फंक्शन का, इस इक्वेशन का जो कर्व बन रहा है यानी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर ये इस लाइन को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक जगह पे काटती है, तो हम कहेंगे कि दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। अगर ये लाइन जो हमने y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है, ये मोर देन 1 टाइम्स अगर इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिनोट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो इसका अगर हम कर्व ड्रॉ करें, बेसिकली 11th में आपने पढ़ा है, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसका वर्टेक्स 0,0 पे मिलता है। तो ये किसका इक्वेशन है? ये कर्व है, y स्क्वायर इक्वल टू x का है। और इस कर्व के एक ऐसी लाइन हम y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो इस कर्व को एक से ज्यादा यानी 2 पॉइंट पे कट करती है, P और Q पे कट कर रही है। तो 2 जगह पे ये कट कर रही है, इसका मतलब है कि ये नॉट फंक्शन, ये फलन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी दिखा सकते हैं। अब वैसे अगर हम देखें, तो वैसे अगर देखें तो ये हमारे पास यदि y को दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स बनेगा। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। प्लस माइनस 2 सपोज कर लीजिए ये है, x की वैल्यू -2 है, तो सॉरी x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रही है? -2 मिल रही है। और यहाँ पे क्या जा रही है? 2,2। और यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पर एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि इसके दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन से अगर बताना है तो बता दीजिए कि ये कर्व को 2 जगह काट रही है, मोर देन वंस काट रही है, इसलिए भी ये फंक्शन नहीं है। तो ये आपका मेथड ऑफ चेकिंग ऑफ द फंक्शन। 3 मेथड्स बेसिकली है, ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से, एरो डायग्राम बना करके और वर्टिकल लाइन से, तीनों से हम ये दिखा सकते हैं। तो ये इसमें अभी जो बेबी कर्व मेथड आया था, तो बेबी कर्व मेथड पर हम एक और 11th क्लास के हिसाब से और आप लोगों के लिए भी जेई एडवांस के हिसाब से ही हम
इसका एक नया वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे बेबी कर्व पर, जिसमें आप अच्छे तरीके से सीख सकेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली इसका सॉल्यूशन बिना सॉल्व किए हम निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। तो ऑर्डर फंक्शन मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको बेसिकली अब ये जितना बेसिक हमने आपको बताया है, इन्हीं को लेकर के आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टाइप ऑफ फंक्शंस हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं। तो इन सब का जो संबंध है, यानी फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जब तक ये चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी तब तक आगे इनको हम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इनको अच्छे से समझिए, रिवाइज करिए, और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम आपके सामने लेकर के जल्दी ही आएंगे और आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए आप उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बस यही आपसे कहना है। बाकी मस्त रहो, मौज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर 9335955848 है, इस पर व्हाट्सएप चलाते हैं। इस नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम्स को सेंड करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।